गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट देखते हैं। पिछली वीडियो में आपको मैंने क्लोनिंग के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि क्लोनिंग में हम जीन क्लोनिंग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम जीन क्लोनिंग और मैमल्स में या स्तनी में क्लोनिंग देखेंगे। तो जीन क्लोनिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की वह तकनीक जिसके द्वारा किसकी संख्या को बढ़ाया जाए, जीन की संख्या में वृद्धि की जाए, उसे क्या कहा जाता है? जीन क्लोनिंग कहा जाता है। जीन क्लोनिंग की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल टेक्निक है जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे महत्वपूर्ण सबसे सरल तकनीक है पीसीआर। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि पीसीआर का पूरा नाम क्या है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। इस पीसीआर टेक्निक के द्वारा डीएनए के खंडों को पहले तोड़ा जाता है। डीएनए के खंडों को तोड़ने की क्रिया को बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है। और फिर डीएनए खंड जो टूट जाते हैं उनको वापस से जोड़ा जाता है, ठीक है। जोड़ना रीनेचुरेशन, तोड़ना डीनेचुरेशन कहलाता है। डीनेचुरेशन के द्वारा डीएनए के खंड दो भागों में बढ़ जाते हैं। फिर डीएनए के खंड से प्रत्येक खंड जो है द्विगुणन करके वापस से दो खंड का निर्माण करता है। इस क्रिया को बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले डीएनए या जीन के खंडों का क्या करवाया? डीनेचुरेशन करवाया। और ये डीनेचुरेशन कितने डिग्री सी ताप पर हुआ? 72 डिग्री सी ताप पर हुआ। अब ये डीनेचुरेशन किसके कारण होता है? आपको मालूम है, थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु जो 72 डिग्री सी पर क्रियाशील होता है। थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त होने वाला एक एंजाइम जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज। अभी एंजाइम का उपयोग नहीं हो रहा है, एंजाइम का उपयोग होगा जब दोनों डीएनए के खंडों को जोड़ा जाएगा। तो पहले डीएनए के अणुओं का डीनेचुरेशन होता है 72 डिग्री सी पर, जिसके कारण प्रत्येक डीएनए खंड दो डीएनए स्ट्रैंड में टूट जाता है, सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड में टूट जाता है। अब ये सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड जो है कौन से? टेक पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं? डुप्लीकेशन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, मतलब दो हो जाते हैं। फिर ये दो डीएनए खंडों का वापस से सेपरेशन हुआ है, ठीक है। सेपरेट डीएनए हुए हैं मतलब कि डीनेचुरेशन हुआ है, तो ये दोनों खंड क्या हो गए? पृथक पृथक हो गए। अब ये डीएनए खंड जब पृथक हो गए तो वापस से टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है इनमें डुप्लीकेशन के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि कर देता है। फिर 2 से ये 4 हो गए। इस प्रकार एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 4 डीएनए बनते हैं। तो डीएनए के निर्माण या जीन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। सबसे सरल सबसे उपयोगी टेक्निक है। सबसे पहले डीएनए खंड लिया, डीएनए खंड का डीनेचुरेशन कराया, जिससे प्रत्येक डीएनए खंड दो अलग अलग सेपरेट डीएनए में बढ़ गया। अब टेक पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ लिखना अपने को टेक पॉलीमरेज, ठीक है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डीएनए के खंड ने डुप्लीकेशन करा और डुप्लीकेशन करके कितने हो गए? वापस से दो स्ट्रैंड वाला, सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए डबल स्ट्रैंड वाला हो गया। फिर अब इस डीएनए खंड का फिर वापस डीनेचुरेशन हुआ तो ये पृथक पृथक हो गए। फिर टेक पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इनका डुप्लीकेशन हुआ तो फिर जोड़े में हो गए। तो इस प्रकार ये चेन चलती रहती है और बार बार किसका निर्माण किया जा सकता है? जीन का या डीएनए का निर्माण किया जा सकता है। तो जीन क्लोनिंग या डीएनए निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें पहली प्रक्रिया का नाम है पीसीआर, दूसरी प्रक्रिया का नाम है आरडीएनए टेक्निक। इस आरडीएनए टेक्निक के बारे में मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इस आरडीएनए टेक्निक का उपयोग कहाँ क्यों किया जाता है, इसकी उपयोगिता याद रखना कि आरडीएनए टेक्निक की उपयोगिता क्या है। सूक्ष्म जीव, जंतु तथा पादपों के निर्माण में पहला महत्व। अच्छा, क्वेश्चन ये बनेगा पीसीआर को समझाइए, एक क्वेश्चन, ठीक है। जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग की पीसीआर टेक्निक को समझाइए, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा जीन क्लोनिंग की आरडीएनए टेक्नोलॉजी को समझाइए, जो आपको मैं पूरा बता चुका हूं। उपयोगिता रह गई थी तो ये उपयोगिता यहां पर बता रहा हूं। तो पहला उपयोग जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा नए सूक्ष्म जीव, नए जंतु और नए पादप एनिमल और प्लांट्स का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 2, इस आरडीएनए टेक्निक के द्वारा ही जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों का निर्माण किया जा सकता है, मतलब उनके जीन में परिवर्तन करके नए जीव को बनाया जा सकता है। और तीसरा और आखिरी जो है, किसी भी जीव की या किसी भी जीव के जीन का
क्लोन तैयार किया जा सकता है किसके द्वारा, आरडीएनए टेक्निक के द्वारा। यह क्लोन ही बनाया था डीएनए का, तो ये उपयोगिता है किसका, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग की। तो ये हुआ हमारा कौन सा क्लोनिंग, पीसीआर या जीन क्लोनिंग। अब हम देखेंगे स्तनी में या मेमल्स में क्लोनिंग। स्तनी के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भेड़ का, जो आपने सुना होगा डॉली नामक जो भेड़ है वो सबसे पहली क्लोन बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, याद रखना इन वैज्ञानिकों के नाम और उनकी संस्था का नाम, रॉजलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रॉजलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग। एडिनबर्ग का यह इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, रॉजलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रॉजलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में इयान विल्मट, इनका नाम याद रखना, इयान विल्मट ने और उनके सहयोगियों ने 1997 में एक स्तनी का क्लोन तैयार किया। और स्तनी में भी किसका क्लोन तैयार किया, भेड़ का, जिसका नाम क्या रखा गया था, डॉली। ठीक है, डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया किसके द्वारा, इयान विल्मट और उसके सहयोगियों के द्वारा। कब किया गया, 1997 में। कहाँ किया गया, एडिनबर्ग में। एडिनबर्ग में भी कहाँ पर, रॉजलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। तो अब हम स्तनी में या भेड़ में क्लोनिंग देख रहे हैं। इन्होंने जो है एक भेड़ से नए भेड़ के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया। भेड़ के बाद गाय का भी क्लोन बनाया है, भविष्य में मनुष्य के भी बनेंगे ही। ठीक है, तो इसमें क्या करा उन्होंने, 2 भेड़ ली, एक भेड़ ए एक भेड़ बी। जो ए भेड़ है उसके अंदर से उसके थन या स्तन की जो मेमोरी ग्लैंड की जो कोशिका है उस कोशिका को निकाला, कोशिकाओं को क्या करा, निकाला और संवर्धन माध्यम में रखा। और संवर्धन माध्यम ध्यान रखना, पोषक रहित संवर्धन माध्यम। पोषक रहित संवर्धन माध्यम में क्यों रखा, ताकि इसकी संख्या में क्या ना हो, वृद्धि ना हो सके, इसलिए पोषक रहित संवर्धन माध्यम में रखा। फिर दूसरी जो मादा भेड़ है, दूसरी मादा भेड़ है, उसकी एग सेल अंडाणु कोशिका को निकाला। कौन सी कोशिका को, अंडाणु कोशिका, और उसको क्या कर दिया, केंद्रक विहीन कर दिया, बिना केंद्रक की कर दिया। सबसे पहले स्टेप में क्या करा, एक भेड़ के मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि या स्तन की कोशिकाओं को निकाला और उसको संवर्धन माध्यम में रखा। और संवर्धन माध्यम भी कैसा रहा, पोषक रहित संवर्धन माध्यम, ताकि इसकी संख्या में क्या ना हो, वृद्धि ना हो, पर मरे भी ना हो। ठीक है, बचाने के लिए। दूसरी भेड़ के कौन सी कोशिका ली, अंडाणु कोशिका ली, और अंडाणु कोशिका से क्या निकाल दिया, उसका केंद्रक निकाल दिया। अब केंद्रक निकालने के बाद अब जो है ये जो थन कोशिका है, इस थन कोशिका को उत्तेजित करवाया और उत्तेजित करा करके इसका केंद्रक निकाला। केवल कौन निकाला, केंद्रक। किसका केंद्रक, थन कोशिका का केंद्रक निकाला। और थन कोशिका को, केंद्रक को मात्र कोशिका से निकाल करके किसके अंदर स्थापित करा, ये बी वाली मादा भेड़ के अंदर स्थापित करा। तीसरे नंबर पे थन कोशिका का केंद्रक निकाला, क्योंकि यहां से तो केंद्रक निकाल लिया था। अब इधर का केंद्रक लिया और इधर का केंद्रक लेकर के किसके, अंडाणु कोशिका के केंद्र के साथ इसको क्या कर दिया, रोपित करवा दिया या जोड़ा दिया, संयोजित कर दिया। अब रोपित करने के बाद, संयोजित करने के बाद ये कोशिका केंद्रक युक्त बन गई। ठीक है, अब इस कोशिका को क्या करा, संवर्धन माध्यम में रखा, इसका डेवलपमेंट होने दिया। लगभग 6 दिनों बाद जब इस कोशिका में निरंतर विभाजन के कारण कोशिकाओं का अंदर अंदर क्या बन गया, गुच्छा बन गया, इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब कोशिका का गुच्छा बन गया तो इस 6 कोशिकी अवस्था वाले जायगोट को, ठीक है, इस 6 कोशिकी अवस्था, 6 कोशिकी नहीं, 6 दिनों वाली अवस्था वाले जायगोट को दूसरी मादा के अंदर, मादा भेड़ के अंदर गर्भाशय में स्थापित कर दिया। अब गर्भाशय में जब उसको स्थापित किया तो वहां पर इस किसका, ब्लास्टोमियर का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जब ब्लास्टोमियर का डेवलपमेंट हुआ तो ये जायगोट काय में बदल गया, भ्रूण में, और भ्रूण से फिर नए मेमने का, नए शिशु का, नए भेड़ का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा डॉली। ये किस में क्लोनिंग हो गई, स्तनी में क्लोनिंग। पहले हमने जीन क्लोनिंग देखी, अब स्तनियों में क्लोनिंग देखी। इसके साथ ही हमको अब ये देखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताता हूं मैं आपको। स्तनी में क्लोनिंग क्या है, तो स्तनी में हम भेड़ में देख रहे हैं। इयान विल्मट में 1997 में एडिनबर्ग के रॉयलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में
भेड़ का क्लोन तैयार किया, 2 भेड़ ली, ए भेड़ बी भेड़। ए भेड़ की जो थन कोशिका निकाली, ठीक है, और उसको संवर्धन माध्यम में रखा परंतु पोषक रहित। बी भेड़ की अंडाणु कोशिका निकाली, पर उसमें से क्या निकाल दिया, उसका केंद्रक निकाल दिया। तीसरे नंबर पे ए भेड़ के जो कोशिका है उस कोशिका को उत्तेजित करा करके, उसमें केंद्रक को उत्तेजित करा करके उसे बी भेड़ के कोशिका के अंदर स्थापित, संयोजित, रोपित कर दिया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जो है यहाँ पर क्लीवेज होना शुरू हुआ, कोशिका विदलन करने लगी और कोशिकाओं का गुच्छे में बदल गई। 6 दिनों तक इसी अवस्था में रखा गया और उसके बाद इसको मादा भेड़ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। मादा भेड़ के गर्भाशय में स्थापित होने के बाद ये ब्लास्टोमियर या जायगोट भ्रूण और भ्रूण से मेमने को जन्म दिया, जिसका नाम रखा डॉली। 1997 में, ध्यान रखना, सबसे पहला क्लोन जीव कौन था, डॉली, उसका नाम क्या रखा था। ठीक है, अब आते हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, कौन सा प्रोटीन? छोटे छोटे से 2 टिप्पणियां बता रहा हूं मैं आपको। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, नाम से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रोटीन जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है बनाया जाता है, क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। इस प्रोटीन के निर्माण के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का उपयोग किया जाता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बना डीएनए, उस आरडीएनए का उपयोग के माध्यम से किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इस प्रोटीन का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन छोटा सा बनेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, इसका किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है? तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वह प्रोटीन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा निर्मित होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। इस प्रोटीन का उपयोग औद्योगिक महत्व से सर्वाधिक किया जा रहा है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस प्रोटीन का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। आपको पता है ह्यूम्यूलिन का आपने नाम सुना है। ये ह्यूम्यूलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन है, और इंसुलिन क्या है? प्रोटीन ही है। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, कौन? ह्यूम्यूलिन। और इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? याद है इंसुलिन का उपयोग कहाँ होता है? आप सभी जानते होंगे इंसुलिन का उपयोग जो है डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में कौन? ह्यूम्यूलिन, जिसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है? डायबिटीज के उपचार में। फिर ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, हार्मोन सभी क्या हैं? प्रोटीन ही हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का उपयोग बच्चों की वृद्धि या शारीरिक विकास में किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन का उपयोग। इसके अलावा इंटरफेरॉन, ये भी आप जानते हैं इंटरफेरॉन के बारे में, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में और इम्यून सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो, कमी हो, खराबी हो तो उसके रिपेयरिंग में, उसके सुधार में इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। और आखिरी प्रोटीन आता है जिसका नाम है इरिथ्रोप्रोटीन। नाम से स्पष्ट हो गया, इरिथ्रोप्रोटीन मतलब हमारे खून में पाया जाता है, और खून में पाया जाता है तो इसका काम क्या है कि जो एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग के उपचार में और रक्त संबंधी जितने भी रोग होते हैं उसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो अगला ये छोटा सा टिप्पणी बनेगी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्वारा बनने वाले प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का यूज जो है अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का यूज हो रहा है। कहाँ कहाँ? कुछ 4 एग्जाम्पल। एक है ह्यूम्यूलिन, सबसे पहला मानव इंसुलिन है, सबसे पहला मानव जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्राप्त प्रोटीन या इंसुलिन है जिसका उपयोग डायबिटीज के उपचार में कर रहे हैं। दूसरा हो गया ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ये भी प्रोटीन है, इसका उपयोग जो है बच्चों की वृद्धि में किया जाता है। फिर इंटरफेरॉन, ये भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी को दूर करने में और कैंसर के उपचार में इसका यूज होता है। आखिरी आता है इरिथ्रोप्रोटीन। इरिथ्रोप्रोटीन जो है हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है और एनीमिया रोग के उपचार में और रक्त संबंधी विभिन्न बीमारियों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। यह हुआ है हमारा क्या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है प्लाज्मिड के डीएनए और गुणसूत्र के डीएनए में
गुणसूत्र के डीएनए में अंतर, मतलब क्या अंतर है इन दोनों के डीएनए के अंदर। तो 3-4 अंतर आपको बारीकी से ध्यान रखना है। प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाणु की कोशिका के अंदर से। जीवाणु कैसे होते हैं? बहुत ही माइक्रो होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म हैं, उसके अंदर भी सूक्ष्म अंग है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के अंदर डीएनए है। मतलब कहने का ये है कि आकार में अत्यंत ही छोटा होता है, छोटा आकार में होता है। कौन सा डीएनए? प्लाज्मिड डीएनए। और गुणसूत्री डीएनए कैसा होगा? आकार में बड़ा होगा, पहली बात। दूसरा, इस प्लाज्मिड को अगर जीवित रहना है तो उसको किसका साथ रखना होगा? डीएनए का। मतलब ये डीएनए इसी के साथ जीवित रह सकता है प्लाज्मिड की कोशिका के अंदर। कौन? प्लाज्मिड डीएनए जीवित रहने के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक है। कौन? प्लाज्मिड डीएनए। किसके जीवित रहने के लिए? जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए प्लाज्मिड डीएनए अत्यंत आवश्यक है। मतलब इस प्लाज्मिड डीएनए की अनुपस्थिति में जीवाणु की मृत्यु हो जाएगी और ये आवश्यक नहीं है। अगला याद रखना कि एक प्लाज्मिड के अंदर सैकड़ों की संख्या में या एक जीवाणु कोशिका के अंदर सैकड़ों की संख्या में कौन पाए जाते हैं? प्लाज्मिड डीएनए पाए जाते हैं। और इधर बात करें, एक गुणसूत्र के अंदर, मतलब जीवाणु के गुणसूत्र के अंदर, दोनों में जीवाणु के ही प्लाज्मिड और जीवाणु के ही गुणसूत्र की कंपेयर कर रहे हैं। जीवाणु के गुणसूत्र के अंदर केवल एक ही डीएनए की आवश्यकता होती है या एक ही डीएनए पाया जाता है। बात समझ में आ गई। और आखिरी आता है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए का काम है एंटीबायोटिक के प्रति ये प्रतिरोधकता, मतलब उसका विरोध करने की क्षमता रखता है। कौन? प्लाज्मिड का डीएनए। और जो गुणसूत्री डीएनए, इसमें प्रतिरोधकता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर से एक बार बोल, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर अपना कंप्लीट। प्लाज्मिड के डीएनए और गुणसूत्र के डीएनए में अंतर बताइए। और ये प्लाज्मिड और गुणसूत्र का डीएनए कहाँ पर मौजूद है? जीवाणु की कोशिका के अंदर। तो पहला अंतर है प्लाज्मिड का डीएनए आकार में अत्यंत छोटा होता है, गुणसूत्र का डीएनए आकार में अत्यंत बड़ा होता है। दूसरा, जीवाणु की कोशिका को जीवित रहने के लिए प्लाज्मिड का डीएनए होना अत्यंत आवश्यक है, इसका होना आवश्यक नहीं है। अगला, एक प्लाज्मिड की कोशिका के अंदर डीएनए की संख्या कितनी हो सकती है? सैकड़ों हो सकती है। ठीक है, एक जीवाणु प्लाज्मिड के अंदर सैकड़ों संख्या में कौन पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। और यहाँ पर एक गुणसूत्र के अंदर एक ही डीएनए मौजूद होता है। आखिरी, इनमें एंटीबायोटिक के प्रति रोधकता का गुण पाया जाता है। इस कारण ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और इनमें प्रतिरोधकता का गुण नहीं पाया जाता है। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैव प्रौद्योगिकी।